वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, आ रही है। एक्चुअली सम जो है बहुत स्लो है ना, मैं इस पे कनेक्ट कर रहा था 9 बजे से लिंक, लेकिन इसमें आया नहीं ना, पता नहीं कुछ एरर की वजह से फिर इसमें समय लग गया। कोई नहीं, देखते हैं। एक्रूड इनकम तक समझ में आ गया था आप लोगों को? यस सर। सर मुझे एक थोड़ा सा डाउट है इसमें। डाउट है ना? कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हाँ। एग्जांपल नहीं सर, एग्जाम्पल में ही एग्जांपल डाउट है। हाँ हाँ, बोलिए। ये इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, जैसे। हाँ जी। तो सर ये हमने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है वैसे? ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना, हमने दिया है, लोन पे हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, ये हमने लोन लिया नहीं है। अच्छा। जो फर्म है उसने एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट कर रखी, किसी को लोन, थर्ड पार्टी को लोन उसने पे किया, ठीक है। उसके अगेंस्ट में उसको क्या रिसीव होगा? ब्याज मिलेगा ना लोन पे। जी। तो वो वाला लोन है ये। ठीक है सर। जी। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। इसी इसी के एग्जांपल से समझते हैं ना। आ, एक सेकेंड, मैं पेन इसका निकाल लेता हूँ। एक एग्जांपल दोबारा समझते हैं एक्रूड इनकम का, ठीक है। एक्रूड इनकम क्या होती है, मैं दोबारा से एक एग्जांपल समझता हूँ। सपोज मिस्टर राम है। एक सेकेंड। मिस्टर राम क्या कर रहे हैं? एक कंपनी को क्या कर रहे हैं? कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या हो सकता है एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो क्या कर रहे हैं, उसको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको क्लाइंट से मिलवा रहे हैं। ए लिमिटेड को कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी, उसको किसने, मिस्टर राम को संपर्क किया, राम ने उसको क्लाइंट से मिलाया, माना एक्स वाई जेड लिमिटेड कोई कंपनी है जिससे उसको उसके बिजनेस में फायदा होगा, इसी तरह से सर्टेन कंपनीज है, उसमें उसने उसको मिलवाया, जिसके लिए उसने क्या लिया, सर्टेन कमीशन मिस्टर राम ले रहे हैं, किससे? ए लिमिटेड से कमीशन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं? कमीशन रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने अभी तक जो कमीशन ले लिया है, ए ने कमीशन कितना दे दिया? 5,000 रुपए का कमीशन पे कर दिया है मिस्टर राम को। और ऐसा कमीशन जो कि अभी रिसीव, कमीशन रिसीवेबल, यानी उन्होंने राइट तो अराइज हो गया उनका, यानी उन्होंने क्या कर दी, सर्विसेज दे दी हैं, लेकिन अभी तक वो अराइज नहीं हुआ है, ठीक है, यानी उसको रिसीव नहीं हुआ है। ये कितने का अमाउंट था? 1,500 रुपए का। यानी जो टोटल कमीशन उन्हें मिलना चाहिए था इस साल, वो था 6,500 रुपए, लेकिन मिला कितना? ओनली 5,000 रुपीज। तो ये हमारी क्या कहलाती है, जो 1,500 रुपए है, वो आपकी क्या हो जाएगी? दिस विल बी योर एक्रूड इनकम। ये आपकी एक्रूड इनकम हो जाती है, ठीक है जी। दिस इज योर एक्रूड इनकम। आप मुझे इसका ट्रीटमेंट बताइए कि हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे करेंगे? कमीशन रिसीव जो हुआ है, कमीशन रिसीवेबल, इनको कहाँ कहाँ पे शो करेंगे, मुझे ये बताइए। ये आया समझ में? एग्जांपल यस समझ में सर। आया? मैंने क्या आपको एलेबोरेट तो किया आपने है? सर एक तो लॉस में पीएनएल है में ना, करेंगे। क्रेडिट, हाँ क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड। हम्म, एक बार आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर ना, एक बार दोबारा बताइए। सर पीएनएल में आएगा एक तो क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में और चलो ठीक है, एसेट्स हो आपने जाएगी ना। कहा सर तो ये रिस्पेक्टिव कमीशन पर ऐड नहीं होगा? वही मैं आपको पूछ रहा हूँ ना। देखो, हाँ पीएनएल सर, में ऐड इनकम एक तो ऐड आपको होना। पता है कैसी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। तो आपका क्या आएगा? कमीशन रिसीव यहाँ पे आएगा, कितना अमाउंट रिसीव हुआ इस साल, साल की बात करें तो 15 5,000 रुपये। 5,000। और कितना रिसीवेबल होना चाहिए था? क्या करते थे हमसे? ऐड ऐड करते हैं या करेंगे। माइनस करते प्लस करेंगे सर। हैं? प्लस करेंगे। क्यों? क्यों करेंगे प्लस? क्योंकि ये जो जो अमाउंट है 1,500 रुपए, ये हमारा राइट है, ये हमें इस साल अराइज हो जाना चाहिए था, है ना, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन मैं तो अपने इसमें कंसिडर करूंगा इसको, है ना। एक्रूड कमीशन को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ 1,500 रुपए। एक तो ये आ जाएगा, टोटल मेरे को कमीशन कितना रिसीव हुआ है। देखो, कैश में एक्चुअल में मुझे रिसीव कितना हुआ, 5,000 हुआ, लेकिन मैं अपनी बुक्स में कितना चढ़ाता हूँ, 6,500 रुपए। क्योंकि ये जो कमीशन है, दिस एक्रूड कमीशन,
ये भी मेरा किसका है? इसी करंट ईयर का है ना, तो इसको मैं ऐड करता हूँ। और बैलेंस शीट में क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका? एसेट साइड पे। तो ऐसे तो जाइए हमारी वो। बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? एसेट पे आएगा सर। एसेट में आएगा। क्या अमाउंट, कौन सी अमाउंट आएगी? 1500। 1500 आएगी। एक्रूड कमीशन किस साइड आएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, इस तरह से आपका ट्रीटमेंट होता है इसका। ठीक है जी, ये आया समझ में, एक्रूड कमीशन। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब आपका है टॉपिक नंबर 5। इसकी हेडिंग है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हेडिंग डालिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें लिखिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अभी हमने देखा एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो कि आपको क्या हो गया है, आपका राइट अराइज हो गया लेकिन अभी आपको प्राप्त नहीं हुई, वो तो आपकी एक्रूड इनकम हो गई। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए, अ सर्टेन इनकम, अ सर्टेन इनकम, certain income is received but the whole amount, a certain income is received but the whole amount, but the whole amount, but the whole amount of it does, but the whole amount of it does not belongs to the current period. But the whole amount of it does not belongs to the current period. Full stop. Full stop. The portion of the income, the portion of the income, the portion of the income which belongs to the next accounting period, the portion of the income which belongs to the next accounting period, next accounting period is termed as income received in advance, is termed as income received in advance. ठीक है, the portion of such income which belongs to the next accounting year is termed as income received in advance, और इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको, और लिखिए, और अनअर्न्ड इनकम। कैसी इनकम है? अनअर्न्ड। ये नोट होगी डेफिनेशन। इसकी जनरल एंट्री देखिए। चलिए आप बताइए मुझे, अब हमने देखी थी अक्रूड इनकम का, मैं इसका मतलब पहले आपको समझा देता हूँ। यानी ये ऐसी इनकम है, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है अभी, मान लेते हैं लेट्स सपोज दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23। ठीक है, अब आपके पास कुछ ऐसी इनकम है जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाली इनकम आपको क्या आज प्राप्त होगी, यानी 1 अप्रैल 2023 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लेके 31 मार्च 2024, यहाँ पे कुछ आपको ऐसी इनकम अर्न होनी थी, वो आपको आज ही, यानी करंट ईयर में, ये मेरा करंट ईयर है, ये मेरा कैसा ईयर है, नेक्स्ट ईयर है, मेरा फ्यूचर का ईयर है। तो ऐसी कुछ इनकम थी जो मुझे क्या होनी, कहाँ पे प्राप्त थी, नेक्स्ट ईयर में होनी चाहिए थी, लेकिन कब हो गई है, रिसीव हो गई मुझे। ऐसी इनकम विच इज रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर में मुझे ऐसी इनकम रिसीव होगी, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में ही आपको कुछ ऐसी इनकम रिसीव हो चुकी है। जैसे कि क्या होता है, मेरे को एग्जांपल मानिए, मेरी ट्यूशन फीस है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी की ट्यूशन फीस मुझे चलो माना 1000 रुपए मेरी है,
अब मुझे क्या हो गया, कई स्टूडेंट्स ने फरवरी की भी ट्यूशन फी मुझे जनवरी में ही पे कर दी, तो ये मेरे लिए कैसी इनकम है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो मुझे जरा इसकी जनरल एंट्री बताइए कि क्या बनेगी इस केस में जनरल एंट्री। सर पर्टिकुलर इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। हाँ ठीक है। पर्टिकुलर इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था इससे पहले, अक्रूड इनकम में हम क्या करते थे, आपकी इनकम अनअर्न्ड उसको आउटस्टैंडिंग या आपकी जो अक्रूड को हम डेबिट दिखा दें, तो इस केस में हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे। तो इस केस में जो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी दैट विल बी, नोट करिए जर्नल एंट्री, कंसर्न इनकम या पर्टिकुलर इनकम अकाउंट डेबिट टू। तो ये हमारी लाइबिलिटी है क्या? क्या एसेट है? ये हमारी लाइबिलिटी है लाइबिलिटी ये? होगी, बिल्कुल जी, हाँ ये हमारी लाइबिलिटी है लाइबिलिटी अभी। है। हाँ हाँ, वो भी मैं अच्छा, समझा रहा हूँ। ठीक टू है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ये इसकी जर्नल एंट्री है। ये नोट कर लिया आपने? चलिए देखिए, अब मुझे ये बताइए इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। हमारा इम्पैक्ट अब हमें पता है, एक तो ये हमारी लाइबिलिटी, क्यों क्यों लाइबिलिटी, क्योंकि हमारी जो एडवांस की इनकम, आने वाले साल की इनकम हमें आज रिसीव हो गई है। तो ऐसी इनकम को हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं ना, क्योंकि आने वाले साल में तो हमें रिसीव नहीं होगी ना इनकम। तो एक तो इसको कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, किस साइड शो करेंगे, और दूसरा बैलेंस शीट में। दो जगह ट्रीटमेंट होगा इसका। बैलेंस शीट में तो यहाँ पे आएगा, ये आपका लाइबिलिटी साइड में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कह लीजिए, या अन अर्नड इनकम कह लीजिए। क्यों है, मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि ये ऐसी लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी क्यों है, ऐसा पैसा है जो आपको इस साल रिसीव नहीं होना था, फ्यूचर के ईयर का था, वो आपको आज ही रिसीव हो गया, तो फ्यूचर में तो आपके लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी ना। तो इसलिए हमने इसको लाइबिलिटी साइड में शो किया है। दूसरा इसका बैलेंस, मेरे को इसका वो ट्रीटमेंट बताइए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पे शो करेंगे इसको? सर क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट क्रेडिट साइड में आएगा बिल्कुल। क्रेडिट साइड में और आएगा, इनकम साइड में आएगा। किस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे या सीधा लिखेंगे? सर लेस करेंगे इसको। लेट्स हाँ, माना जो लेट्स पर्टिकुलर इनकम आपकी होगी, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, इसको लेस करते हैं। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि ये इनकम ऐसी है जो हमारी इस साल की नहीं है। ये इनकम हमारी इस साल की नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, ये आया, क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए तो फिर एक एग्जांपल देता हूं आपको इसका। ठीक है? एक और एग्जांपल से समझते मतलब हैं। सर लेट इसलिए करना है कि जो इनकम जो है उसमें वो ऑलरेडी ऐड हो रखी है, इसलिए लेट हाँ, वो करना है इनकम उसको ना। ऑलरेडी ऐड हो रही है, इसीलिए लेस कर रहे हैं ना। मैं अब एग्जांपल से मैं अच्छा, आपको बताता हूँ जैसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये मेरा रेंट ड्यूरिंग द ईयर was rupees 10,000. Rent received in advance is rupees 2,000. ठीक है, आपको ड्यूरिंग द ईयर रेंट जो रिसीव हुआ वो 10,000 रुपये हुआ। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इज रुपीज 2,000, विच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। इसमें ये करिए, रेंट रिसीव्ड, रेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर में लिखिए
एक सेकंड है, इसको इस तरह से मत लिखिए। रेंट की, हाँ। अच्छा, इसमें ये नॉट, बस इसमें ये ऐड कर दीजिए। रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर was rupees 10,000, rent received in advance rupees 2,000, which is already included in the rent received। ठीक है, यानी 10,000 रुपए आपको इस साल टोटल रेंट प्राप्त हुआ है, जिसमें कि 2,000 रुपए किसका था, ऑलरेडी जो रेंट आपको एडवांस में मिला था वो भी आपने इसमें शामिल कर लिया है। तो इसका मुझे ट्रीटमेंट बताइए और इसकी जनरल एंट्री बताइए कि क्या क्या होगी इसकी जनरल एंट्री, और इसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे होगा। पहले एग्जांपल नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, उसके बाद इसकी जनरल एंट्री बताइए क्या बनेगी, और इसका ट्रीटमेंट हम कहाँ कहाँ पे शो करेंगे। सर एडवांस नहीं, हाँ रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट। ठीक है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट है ना, क्रेडिट हो जाएगा। जी। अमाउंट कितनी आएगी, 10,000। 10,000 आएगी। सर 10 ही आनी बारह चाहिए बारह सर। 12,000 आएगी। वो तो नहीं, इंक्लूडेड है दो ना, हजार आपने दो कहा सर, 2,000 इंक्लूडेड है। दो दो यहाँ पे हजार ही आके आएगी देखो, ना। 2,000 पे आएगा ना इस एंट्री में। मैं हाँ, अगर आपको मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपकी वैसे बनती है दो एंट्रीज, आपको पता है कौन कौन सी एंट्री बनेगी। पहले पहले तो आपको रेंट रिसीव हुआ उसकी एंट्री करेंगे ड्यूरिंग द करंट ईयर। हाँ, उसकी एंट्री क्या बनती हाँ। है कि बनेगी आपको कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। स्टूडेंट अकाउंट, हाँ, वो पूरा 12,000। अमाउंट कितने आ जाएगा, 10,000 पे आ जाएगा उसमें। हाँ, देखो समझिए, अगर मैं आपको समझाऊं तो पहली एंट्री आपको वैसे, इस केस में कंडीशंस में क्या होता है, दो एंट्रीज आपकी बनती है ना। अगर मैं शुरू से लेके चलूं, मैं एक पर्टिकुलर एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जैसे यहाँ पे अगर हमारे रेंट रिसीव हुआ है कितने, 10,000 रुपए का, तो मेरे को क्या रिसीव हुआ है, कैश में रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट कर लेता हूँ। और टू रेंट अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, इतना तो मुझे रिसीव हो गया ना इस साल, जिसमें से कि 2,000 रुपये किसका है, एडवांस ईयर का है। तो मैं क्या करूंगा, देखो रेंट अकाउंट को क्या करता हूँ, डेबिट कर। अगर आपको ये एंट्री समझ में नहीं आ रही ना, तो इस तरह से कर सकते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 आएगा यहाँ पे, नहीं कितना आएगा, 2,000 रुपये, क्योंकि ये ऐसा रेंट है जो आपका फ्यूचर के ईयर का था। टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितना अमाउंट से, 2,000 रुपये से। ठीक है, 2,000 रुपये से आपका जो रेंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस एंट्री में, जब हम कहते हैं ना माइनस कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, ये रेंट आपका क्या है, क्रेडिट है, ये रेंट आपका डेबिट है। तो डेबिट से क्रेडिट को अगर हटाएंगे तो एक्चुअल कितना इंपैक्ट पड़ेगा, क्रेडिट साइड में रेंट कितना आ जाएगा आपका, 8,000 रुपये। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर इनकम है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं डेबिट, ताकि हमें क्या करना होता है, इसका इंपैक्ट इससे माइनस करना होता है, घटाना होता है। ठीक है जी, आया समझ में। अब इसका मुझे इम्पैक्ट बताइए कि यहाँ पे अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या होगा इसका इम्पैक्ट। पीएनएल में तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा रेंट पीएनएल जितना। में आएगा डेबिट साइड पे। नहीं, क्रेडिट पे, क्रेडिट पे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो भी हमारा रेंट है उससे अनअर्नड रेंट माइनस हमारा करके हमारा रेंट तो यहाँ दस पे हजार रुपये है देंगे। ना, जी। इसमें से हम क्या कर देंगे, अनअर्नड रेंट। अनअर्नड रेंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे इस साल का तो है ही नहीं। तो एक्चुअल रेंट हमने इस साल कितना रिसीव किया होगा, इस साल की बात किया जाए, करंट ईयर की, तो ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में आ जाएगी अनअर्नड इनकम 2,000 रुपये। ये
देखो, आपको जनरल एंट्रीज भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जो पहली वाली इस तरह से आप एंट्री बना सकते हैं। अगर आपको ना कभी याद ना आए जनरल एंट्री की, यार इसकी एंट्री क्या होगी, ये वाली एंट्री अगर आपको याद नहीं आती कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, सबसे पहले ये वाली एंट्री याद रखिए कि पहले आपको कैश प्राप्त हुआ होगा 10,000 रुपये, है ना। कैश अकाउंट डेबिट आपने किया होगा टू रेंट अकाउंट। अब रेंट अकाउंट क्रेडिट किया होगा जब आप क्या कर रहे हैं, इस 10,000 में से क्या है, 8,000 तो इस साल का है, लेकिन जो एडिशनल 2,000 रुपये है वो क्या है, वो अगले साल का है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको क्या क्रेडिट करेंगे, नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, इसके इम्पैक्ट को घटाने के लिए हमें 2,000 रुपये को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। ये हुआ क्लियर? ये बताइए मुझे, यस सर। कर लेंगे? हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था हमारा, डेप्रिसिएशन। आज ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। देखते हैं, हमारा पहला यहां तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका है डेप्रिसिएशन, है ना। फिर जाएंगे एक सेकंड है। चलिए देखें, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है इसमें, नेक्स्ट आपकी जो एडजस्टमेंट है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत सिंपल है, आपको पता है डेप्रिसिएशन की होता क्या है। डेप्रिसिएशन आपको पता है, आपने एक मशीनरी खरीदी, माना 1 अप्रैल 2016 में आपने एक मशीनरी खरीदी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। अब आपको पता है कि आपकी जो मशीन खरीदी, तो मशीन हर साल एक जैसी तो नहीं रहेगी, उसकी क्या होती है वैल्यू, या उसकी जब आप उसको यूज करते हैं, चाहे यूज नहीं भी करेंगे, पड़े पड़े भी मशीन खराब हो जाती है, आपको पता है। यानी 10 साल में या 15 साल में आपका जो उसका टाइम होता है ना। मशीन है, कोई भी आपने व्हीकल ले रखा है या भी कोई बिल्डिंग है, उसको क्या करते हैं हम, हर साल क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो कैसी चीज है, वो डिप्लीटिंग एसेट है। डेप्रिसिएशन एक तरह की डिप्लीटिंग एसेट है, यानी घटने वाली प्रकार की आपकी एसेट है। तो यहां पे नोट करिए डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखिए। डेप्रिसिएशन इज द, डेप्रिसिएशन डेफिनेशन में लिखिए, डेप्रिसिएशन इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू, डेप्रिसिएशन इज द, डेप्रिसिएशन इज द decline in value of asset, depreciation is the decline in the value of asset on account of, on account of wear and tear, on account of wear and tear and passage of time। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन पूरा चैप्टर भी है आपका, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में उसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है, लिख लिया। ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम, फुल स्टॉप, इट इज ट्रीटेड एज, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इट इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस, it is treated as business expense, it is treated as business expense and is debited to profit and loss account। it is treated as business expense and is debited to profit and loss account। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है जो डेप्रिसिएशन है आपका, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये क्या करता है, एसेट की वैल्यू को डिक्लाइनिंग आपकी जब होती है उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एक आपने सुना होगा डिक्लाइन इन द वैल्यू। डिक्लाइन इन द वैल्यू का मतलब क्या है, अगर आपकी वैल्यू, अगर आपने आज गाड़ी खरीदी है आज के डेट में 1 लाख रुपए की, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हर साल कुछ परसेंट से डिक्लाइन होती रहती है। आज इसकी वैल्यू माना 2023 में 1 लाख है, 2024 में इसकी वैल्यू घट के 80,000 रुपये आएगी, इसी तरह से 2025 में और घटेगी। तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, हर साल क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। ठीक है, किसकी वजह से, किसकी वजह से इंपैक्ट आता है, वियर एंड टीयर। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलेगी रोड पे, तो उसमें क्या है, उसकी मशीनरी चलती है तो उसका घिसना हो गया, वियर एंड टीयर। ठीक है, टूटना फूटना, उसका घिसना हो गया, उसकी जो मशीनरी का। या फिर आपका पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है
आप मशीनरी को नहीं भी चला दे, लेकिन एक समय बाद क्या होता है, एक समय बाद वो क्या थी, अपने आप ही क्या हो जाती, उसकी वैल्यू डिक्लाइन होना शुरू हो जाती। तो इस वजह से इसमें क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, है ना। डेप्रिसिएशन हम उस एसेट की वैल्यू पे चार्ज करते हैं। अब डेप्रिसिएशन की जरा मुझे बताइए, जनरल एंट्री क्या बनेगी इस केस में, क्या बनती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम कहाँ चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन लिखा है ना, इट इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। हम इसको क्या मानते हैं, खर्चा मानते हैं, बिजनेस एक्सपेंस मानते हैं। और कैसा खर्चा है आपका, डायरेक्ट खर्चा है या इनडायरेक्ट खर्चा है, जी इनडायरेक्ट खर्चा। इनडायरेक्ट खर्च है। इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट डेबिट। साइड में आता है। तो इसकी जनरल एंट्री बताइए। डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट डेबिट अकाउंट। टू मशीन, जो भी एसेट अकाउंट डेप्रिसिएशन खर्चा, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट टू एसेट। मशीन भी है। एसेट अकाउंट, ठीक है। ये आपकी जनरल एंट्री, इसे नोट करिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर एग्जांपल नोट करिए। अंकित परचेज फर्नीचर, अंकित परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000, ₹10,000 फर्नीचर, फुल स्टॉप में लगे, फर्नीचर इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन at the rate of 10% per annum, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, ठीक है। हर साल डेप्रिसिएशन कितना, 10% एनुअली के हिसाब से हम चार्ज करते हैं। और हमने मान लेते हैं फर्नीचर खरीदा था 1 अप्रैल 2023 को। तो मुझे बताना है कि इसका इम्पैक्ट ऑन 31 मार्च 2024 को क्या पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा मेरी, इस दिन मैं क्या नोट करूंगा अपनी बुक्स में। एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। पहले परचेज की एंट्री भी करनी है। हाँ, एंट्री क्या होगी इसमें, इस केस में तो पहले तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी आएगी ये बताइए, एंट्री तो ठीक है। अच्छा, अमाउंट 10%, 1000 आ जाएगी। 1000 रुपया। कितना आएगा देखो, ओवरऑल वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपये में खरीदी थी हर साल, यानी 10% के हिसाब से आप करते हैं, यानी 10,000 का 10% कितना आएगा, ₹1,000 पहले पहले साल का आएगा डेप्रिसिएशन। हमें पहले साल का ही पूछा ना, इस साल के अंत में पूछा है। तो 1,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर देंगे, ठीक है। 1,000 रुपये ये एंट्री आ जाएगी। इसका ट्रीटमेंट बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ शो करेंगे इसको। सर पीएनएल में तो डेबिट पे आ जाएगा। डेबिट देखो में आ जाए। वाले कैसे इनडायरेक्ट खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा ये आपका डेबिट साइड में। क्या दिखाएंगे यहाँ पे, टू डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट, 1,000 रुपये। यस सर। और बैलेंस शीट में आएगा ये, हाँ सर यस बैलेंस सर। शीट में तो आएगा, असेट से माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। हाँ ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होगा, आपकी एसेट साइड में इसको क्या करेंगे, माना आपकी एसेट क्या थी, हमने फर्नीचर खरीदा था ना, फर्नीचर 10 कितने रुपया। में खरीदा था, 10,000 रुपये इसकी वैल्यू थी, जिसमें से कि हमने इस साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, 1,000 रुपये। 1000 रुपया। तो अब इसकी वैल्यू एक्चुअल कितनी होगी, 9,000 रुपये आपके पास एक्चुअल वैल्यू फर्नीचर की एट द एंड ऑफ द ईयर होगी, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे, जो ये वैल्यू होती है इसको अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं इसको। हम्म, इसको कहते हैं जो वैल्यू बचती है, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है ऐसी वैल्यू जो आपकी एसेट में से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो कहलाती है आपकी दिस रिटर्न डाउन वैल्यू। ये बताइए, डेप्रिसिएशन आया समझ में, सिंपल एग्जांपल से मैंने समझाया है।
कहीं पे किसी को Yes, इशू sir. है? चलिए चलिए, अब नेक्स्ट हमारा जो एडजस्टमेंट है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होते जा रहा है। ठीक है, वो है आपका बैड डेट्स। टॉपिक नंबर कौन सा होगा हमारा? 7th, बैड डेट। बैड डेट क्या होता है? माना आपके कुछ डेटर्स थे, आपने किसी को पैसे उधार में दे रखे हैं और वो आपका पैसा चुकाने में आप असमर्थ है ना, तो उसको हम क्या मानते हैं आज की डेट में? वो बैड डेट मान लेते हैं। ठीक है, हो सकता है वो दिवालिया हो गया है या पैसे चुकाने में असमर्थ है, तो मैं उसे अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करता हूँ? उसको बैड डेट रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए बैड डेट की। बैड डेट रेफर्स टू द अमाउंट, लिखिए बैड डेट रेफर्स टू द अमाउंट दैट द फर्म, बैड डेट रेफर्स टू द अमाउंट bad debt refers to the amount that the firm has not been, that the firm, that the firm has not been, that the firm has not been able to realize, firm has not been able to realize from its debtors, not been able to realize from its debtors, full stop, full stop. It is regarded as a loss. It is regarded as a loss. It is regarded as a loss and is termed as bad debt. It is regarded as a loss and is termed as bad debt. ठीक है, तो बैड डेट क्या होता है? ये ऐसे डेटर्स में से, ऐसे कोई डेटर जो पैसा चुकाने में आप क्या हो गए? असमर्थ हो चुके हैं। दे आर अनेबल टू रियलाइज द मनी, हम अनेबल है उससे पैसे रियलाइज करने में, तो वो क्या कहलाते हैं? वो बैड डेट कहलाते हैं। उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? दिस इज अ लॉस टू अस, हमारे लिए नुकसान है, जो कि कहाँ आता है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कहाँ पे? डेबिट साइड में। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री अगर देखी जाए तो जनरल एंट्री क्या बनती है बैड डेट की? बैड डेट आपका लॉस है, Debtor ऑल account debit. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो बैड डेट अकाउंट आर डेबिट टू, किस में से हो रहे हैं बैड Debtor डेट? account. डेटर्स में से हो रहे हैं। ये आपकी इसकी जनरल एंट्री, इसको नोट करिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखिए साथ में। ठीक है, राम, लिखिए राम who owed us, who owed us rupees 5,000 has become, has become insolvent, has become insolvent, comma, and nothing, insolvent, and nothing is received from Ram। तो उसकी बताइए मुझे क्या बनेगी जनरल एंट्री इसकी इसमें? So bad debt account debit to Ram account. तो ये क्या हो जाएगा? देखो, आपका राम जो था उसने कितने देने थे कंपनी को? 5,000 रुपए देने थे आपको। वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया। दिवालिया होने का मतलब है कि पैसा चुकाने में असमर्थ है और उससे कुछ भी हमें रिकवर नहीं हुआ। ठीक है, तो इस केस में मेरी जनरल एंट्री क्या बन जाती है? ये बन जाएगी डेटर्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। यानी बैड डेट्स मेरा कौन है? बैड डेट्स ये हो गया बैड डेट अकाउंट डेबिट। 5,000 रुपए पूरा का पूरा बैड डेट हो गया ना, जी सर। डेटर था ये, तो मैंने क्या कर दिया? बैड डेट बना दिया है टू राम अकाउंट 5,000 रुपए।
इसका ट्रीटमेंट बताइए, कहाँ पे लिखेंगे हम इसको?
चलिए, नोट कर लिया था आपने बैड डेट्स का। ये क्वेश्चंस जी मैंने सर। आपको दिए हैं, एक बार इनको सॉल्व करिए। हेलो, जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाए हैं उनका आंसर बताइए, ठीक है? ठीक है। ये हम कर चुके हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है? क्वेश्चंस सॉल्व करिए जो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, मैंने जो आपको प्रीवियस लिंक भेजा था, आप एक बार उस पर ट्राई करिए ना, ये वाला ऑफ करके। ये लिंक मैं उसमें सिस्टम में कर रहा हूँ ना, ये मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है। जो इससे पहले वो तो मैंने लिंक। आपको लिंक भेजा होगा, उस पर आप क्लिक ठीक है। करिए। इस मोबाइल वाले लिंक पे नहीं, इससे पहले वाले पे, ठीक है? ठीक है मैंने सर। क्योंकि उस पर स्टार्ट कर दिया ना, वो सिस्टम थोड़ा ठीक है। स्लो चल रहा है, इस वजह से मैंने इस पे कनेक्ट किया। ओके।
हो गया हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा एडजस्टमेंट है वो है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये एमसीक्यूज करने हैं ये वाले पहले। हाँ, ये एमसीक्यूज आप बाद में कर लेना, पहले मैं आपको समझा देता हूँ ना ये वाला टॉपिक, ये कर लेना ये, अच्छा, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये आप सब बैड मतलब कर दूंगी, फिर डेट्स, आप एक बार खुद ही कर देना, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट फिर आपका क्या? जो है, कुछ कह रहे हैं रीना जी? मैंने कहा फिर इनको ना सॉल्व बता देना, मतलब आंसर भी बता देना आपने, कर आंसर देंगे। मैं आपको कल बता दूंगा, आपको आज ये होमवर्क है, आपने करना ही है ना, और भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रोविजन फॉर बैड डेट। अभी आप क्या करते हैं, हम केवल बैड डेट्स को नोट कर रहे हैं। जब आपके बैड डेट्स, आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे डेटर्स हैं, मान लेते हैं आपके डेटर्स, कंपनी के पास डेटर्स थे, डेटर्स बोले थे वो ऐसे पैसे जिन्होंने आपका उधार चुकाना, 50,000 ऐसे डेटर्स हैं 50,000 रुपए के, जिन्होंने आपका उधार चुकाना था, उसमें से आपको लग रहा है कि 5,000 रुपए के ऐसे डेटर्स हैं जो कि आपका पैसा पे करने में असमर्थ रहेंगे। तो उसके लिए हमारा कौन सा रूल कहता है, कौन सा कंजर्वेटिज्म, कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है, या इसका दूसरा एंटिसिपेट, नाम क्या था, प्रूडेंस प्रूडेंस। कॉन्सेप्ट, कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप आज ही रिकॉर्ड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं, है ना, आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो अभी हुए नहीं है बैड डेट, लग रहा है आपको, उम्मीद है कि हो सकते हैं, तो हम इस पे क्या करते हैं, एक तरह का प्रोविजन पहले ही बना लेते हैं। बैड डेट्स पे पहले ही आपका क्या बन जाता है, प्रोविजन बन जाता है, ताकि क्या हो, अगर आपको इन केस सडनली आपके बैड डेट्स हो तो आपके उस पर नुकसान ना हो, आप इसके एक पर्टिकुलर फंड बना लेते हैं, ठीक है, बैड डेट्स के लिए। तो इसकी डेफिनेशन करिए, नोट करिए, लिखिए। लिखिए, सपोज इट इज क्वाइट पॉसिबल, इसमें लिखिए, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द it is quite possible that some of the amount it is quite possible that some of the amount from the debtors, some of the amount from the debtors may not be realized in future, some of the amount from the debtors may not be realized in the future, full stop, in the future. However, full stop, however, full stop, however, it is not possible, it is not possible to accurately, however, it is not possible to accurately know the amount, accurately to know the amount of such bad debts, such amount of such bad debts, amount of such bad debts, full stop. Hence, we make a reasonable estimate. Hence, we make a reasonable estimate of such loss. Hence, we make a reasonable estimate of such loss and provide the same. ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, वी मेक अ रीजनेबल estimate of such loss and provide the same, full stop, provide the same, full stop. Such provision is called, such provision is called provision for bad debts. Such provision is called provision for
बैड डेट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। देखो कभी प्रोविजन क्या हो जाता है, बैड डेट। कई कंडीशन ऐसी होती हैं जो आपके डेटर्स क्या हो जाते हैं, उनमें से कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं जिनसे आपको पैसा रियलाइज, फ्यूचर में पैसा रियलाइज नहीं होना, आपको पैसा प्राप्त नहीं होना है। ठीक है। लेकिन आपको क्या नहीं पता होता, आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होती कि कितने डेटर्स आपके क्या होने वाले हैं, बैड डेट्स होने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, एक तरह का एस्टिमेट लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको करेक्ट अमाउंट तो पता नहीं है ना कि कितने डेटर्स आपके बैड डेट्स हो सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, एक रीजनेबल एस्टिमेट लगाते हैं उसके उस लॉस का, और उसके लिए आप क्या बनाते हैं, एक तरह का प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो वो जो प्रोविजन आप क्रिएट करते हैं उस प्रोविजन को क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहते हैं। तो इसको प्रोविजन को कहां से हम चार्ज करेंगे, जो प्रोविजन आप बनाते हैं वो आपका क्रिएट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इंपॉर्टेंट एंट्री है टू प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, डाउटफुल है ना, फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल बोलते हैं, कोई बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोल देते हैं। ये इसकी जनरल एंट्री है। अब देखो हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं इसको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करने का मतलब है कि हम इसको कहाँ शो करेंगे, इसको देखो एक्चुअल में ये लॉस नहीं है, लेकिन हम इसको पहले ही लॉस मान रहे हैं, मान चुके हैं। क्यों मान चुके हैं, किस कॉन्सेप्ट की वजह से, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से, है ना। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को, खर्चों को आज ही रिकॉर्ड कर लो। तो वही हमने यहाँ पे किया है, इसलिए हम इसको क्या दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इसमें से चार्ज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसका दो जगह ट्रीटमेंट आपका होता है, एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, देखो डेबिट साइड में आएगा, यहाँ पे आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये होगा। और दूसरा बैलेंस शीट में आता है, यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट में, क्या होता है ये भी, डेटर्स में से हम क्या करते हैं, इसको भी लेस। लेस करते हैं, प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इसे कर लीजिए नोट, कहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होगा, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसके जुड़ा हुआ एग्जांपल करेंगे। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया आपने? यस सर। चलिए यहाँ समझते हैं एक एग्जांपल से। लिखिए एग्जांपल, एन एक्सट्रैक्ट बैड डेट्स इस साल हुए कितने, 2,000 रुपए के। ठीक है, और आपने प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का है,
₹3500 का है, ठीक है। ये तो आपका ट्रायल बैलेंस का एब्स्ट्रैक्ट है। देखो, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर का पार्ट है। अब आपको क्या दे रखा है, एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। नोट करिए एग्जाम्पल, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। चलो इसको ना, चलो लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ₹1000 एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। इस तरह का एग्जाम्पल ना है, इसको नोट करिए। नोट कर लिया आपने एग्जाम्पल? यस सर। हाँ जी, एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। हाँ सर, कर लेंगे। अब ट्राई करिए प्लीज, पहले इसको कोशिश करिए। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको इसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। इसमें आपको तो एक तो इसकी जनरल एंट्रीज करनी है, पहले जनरल एंट्री करिए, फिर इसका ट्रीटमेंट डालिए, कहाँ कहाँ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। करिए जरा, सभी ट्राई करिए एक बार, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। चलिए पहले जनरल एंट्रीज नोट करिए, उसके बाद आपका इसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको।
क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो आइटम्स आपको ऊपर दे रखी है, दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर का पोर्शन है। ये जो 3 आइटम्स आपको दे रखी ना, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर का पार्ट है, ठीक है। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, आपके पास जो डेटर्स थे वो है 32,000 रुपए के, ठीक है। बैड डेट्स इस साल करंट ईयर में हुए हैं 2,000 रुपए के, और प्रोविजन आपने बनाया था 3500 रुपए का डाउटफुल डेट्स पे। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है यहाँ पे, आपने क्या किया, फर्दर बैड डेट्स, यानी आपके 1,000 रुपए के डेटर बैड डेट्स और हो गए हैं इस साल। आपने 1,000 रुपए के बैड डेट्स को और राइट ऑफ कर दिए हैं, और साथ ही आपने क्या किया, 5% का प्रोविजन बनाया है किस पे, डेटर्स पे, ठीक है। चलिए बताइए जरा, जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे इसमें। सर नहीं पहली आ रहा। जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, पहले हम क्या करेंगे। अच्छा, अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए जरा स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए, इधर ध्यान दीजिए। जो भी इस तरह का क्वेश्चन आपका होता है, देखो ये आपकी क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर का पोर्शन है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर का पार्ट है। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर का पार्ट है, तो एक जगह उसका ट्रीटमेंट देखो, हर आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर एक ट्रांजेक्शन का 2 जगह इंपैक्ट पड़ता है। तो एक जगह तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, इन 3 आइटम्स को कहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, एक तो ये आपके ट्रायल बैलेंस में हो गई है रिकॉर्ड, है ना, एक जगह ये यहाँ पे होगी, और इनका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, सेकंड जगह होगा, 2 इंपैक्ट होगा। एक जगह ऑलरेडी रिकॉर्ड है, यानी इनका ट्रीटमेंट अब कहाँ बचा है, केवल आपने एक जगह ही इनका ट्रीटमेंट करना है, इनका 2 जगह ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक तो ट्रायल बैलेंस में उसका पार्ट हो चुकी है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आ चुकी है, एक जगह किसी और अंदर, किसी और अकाउंट के अंदर आएंगी, ठीक है। लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है ना आपको, इसका आपका 2 जगह इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के अंदर नहीं है एडिशनल, ये किसके, ट्रायल बैलेंस के बाद दे रखी है। ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, तो उसका 2 खातों पे इंपैक्ट पड़ता है। ये समझ में आया। कोई यस भी सर। ऐसी आइटम जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, वो उसका ट्रीटमेंट केवल एक जगह होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका एक ट्रीटमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर हो चुका है, जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते थे ना, सेम उसी तरह से। और एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे आया समझ, यस सर। सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट, ये बताइए। यस सर। अब देखो, इसको तो हमने ट्रायल बैलेंस में दिखा चुका है, तो क्या इसकी जनरल एंट्री करेंगे हम, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ चुका है, ये बताइए मुझे। नहीं। नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी तो जनरल एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, कि पहले जर्नल बना होगा, फिर लेजर बना होगा, फिर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा ना, तभी तो ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट हो रही है। तो ये तो, इसकी तो जनरल नहीं बनेगी, तो किसकी बनेगी जनरल, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इसकी हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री नोट करेंगे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन था, हम क्या कर रहे हैं, 1,000 रुपए के फर्दर बैड डेट्स राइट ऑफ कर रहे हैं। तो फर्दर बैड डेट्स राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स को बताइए जरा, बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है। अरे भूल गए क्या, एक ही तो एंट्री है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, राइट ऑफ करने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो क्या बनेगी इसकी एंट्री, 1,000 रुपए के बैड डेटर्स हमने क्या किया, फर्दर बैड डेट्स को राइट ऑफ किया, ठीक है। पहली एंट्री ये है राइट ऑफ की, और हमने साथ ही क्या किया, प्रोविजन भी बनाया है, डेटर्स पे प्रोविजन बनाया है कितने का, 5% का, ठीक है। तो प्रोविजन क्या होगी, प्रोविजन की एंट्री, प्रोविजन की भी यही बताई थी, क्या बताई थी, और चाचा के हाथ पर कैसे होती P&L account debit to provision for doubtful debt. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसमें आप बताएंगे कि इसकी अमाउंट कितनी आएगी। सर 50। नहीं बता पाएंगे, चलो देखो, अब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। देखो कहाँ कहाँ पे इसका ट्रीटमेंट, पहले खाते देख लेते हैं, जनरल एंट्री बाद में करेंगे, पहले इसके अकाउंट देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तो इसका ट्रीटमेंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनका कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होगा, देखिए ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले हम बना रहे हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
अब जरा यही देखिए, पहले ट्रांजैक्शन आपकी कौन सी, सन्ड्री डेटर्स कितने के, 32,000 के थे डेटर्स आपके। तो डेटर्स किसका पार्ट आते हैं ये बताइए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा या बैलेंस शीट में आपका आएगा, बताइए जरा। सर सन्ड्री डेटर तो डेटर, आपके बैलेंस शीट में आएंगे। ठीक है, मैं बैलेंस शीट भी बना रहा हूँ साथ में। बैलेंस शीट में आएंगे एसेट साइड में सन्ड्री, ध्यान से देखिए, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स कितने के थे आपके, 32,000 के थे। उनको मैं ट्रायल बैलेंस में ले, सॉरी बैलेंस शीट में ले गया हूँ 32,000, ठीक है। देखो एक जगह इसका इम्पैक्ट मैंने डाल दिया, इसका एक जगह इम्पैक्ट तो ट्रायल बैलेंस में और का, दूसरी इम्पैक्ट इसका कहाँ हुआ, बैलेंस शीट में, ये हम कर चुके हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं, बैड डेट्स। बैड डेट्स 2,000 के, इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, एक जगह तो ट्रायल बैलेंस में आ चुका है, दूसरी जगह कहाँ आएगा ये, बताइए जरा। सर पीएनएल में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, क्योंकि एक जगह इसका ट्रीटमेंट कहाँ हो चुका है, ट्रायल बैलेंस में हो चुका है। तो देखिए बैड डेट्स कितने के, 2,000 रुपए के, ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुके हैं। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये कहाँ आएगा, बताइए। इसका ट्रीटमेंट कहाँ आएगा, एक जगह तो ट्रायल बैलेंस में आ चुका है, दूसरी जगह कहाँ ये पे भी आएगा, पीएनएल में आएगा सर। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। वेरी गुड, आ रहा ना समझ में। इन ट्रांजेक्शन्स का ये ट्रायल बैलेंस के अंदर की जो पोर्शन है, एक जगह तो ये खुद ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड है, दूसरी जगह ये इन रिस्पेक्टिव खातों में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। तो यहां पे लिख दूं मैं, देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहां पे आ जाएगा कितना अमाउंट, 1,000 रुपए के, 1,000 कितना था, 3,500 रुपए था, ठीक है। कितने थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 3,500 रुपए के, यहाँ पे आ जाएगा 3,500 रुपए, 3,500 रुपए, ठीक है। प्रोविजन हमने कितने का बनाया है, 3,500 रुपए का हम क्रिएट कर चुके हैं। अब नीचे ट्रांजेक्शन देखिए जरा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन आपको, आपने क्या किया, फर्दर बैड डेट्स क्रिएट किए, ये तो आपने ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कर ली हमने ये वाली। अब बची आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, इनकी ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट पड़ेगा दो जगह, ठीक है। डाउट फर्दर बैड डेट्स कितने के राइट ऑफ किए थे हमने, 1,000 रुपए के। तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे आएगा बैड डेट्स का, एक तो इसको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरी कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, है बैलेंस ना, यस सर। दो जगह जाएगा, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन की मैंने, फर्दर बैड डेट्स कितने के थे, 1,000 रुपए के। हाँ जी, चलिए देखिए जरा, इसको हटाइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, इसको मैं बताता हूँ। पहले पहले बैड डेट्स हमने रिकॉर्ड कर लिया ना, पहले हम बैड डेट्स को देखते हैं। मैंने कितने का बताया, 1,000 रुपए के आपके बैड डेट्स थे, उसको हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, एक तो ऐड करेंगे, क्या लिखूंगा मैं, फर्दर बैड डेट्स, कितने के थे, 1,000 रुपए के थे, 1,000 के बैड डेट्स हमने क्रिएट किए। टोटल कितने हो गए बैड डेट्स, ये बताइए, 3,000। 3,000 रुपए के। एक जगह तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में इसका ट्रीटमेंट आ गया, दूसरा कहाँ पे आएगा इसका ट्रीटमेंट, डेटर्स में बैलेंस से शीट। माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स को, दो जगह ट्रीटमेंट देखो, फर्दर बैड डेट्स कितना, 1,000 रुपए, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बैड डेट्स लेस होते हैं ना डेटर्स में से। देखो एक जगह इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, एक बैलेंस शीट में आएगा। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, मैंने बताया था आपको, डेटर्स बैड डेट्स को क्या करते हैं, डेटर्स में से माइनस करते हैं। तो कितना बचा, 31,000 रुपए आया। यहां तक सबको समझ में आया, पहले बताइए, हेलो, यस सर। हाँ हाँ जी, आ गया। चलिए फर्दर अब बेटर्स मतलब जो हो सर, फर्दर मतलब जो होने वाले हैं ना, आगे इन फ्यूचर में हाँ जो होंगे। हाँ, जो होने वाले होने वाले नहीं,
कर रहे हैं, मतलब उनको भी फर्दर बेड डेट्स, मतलब वो भी इसी साल हो जाएंगे बेड डेट्स। अच्छा, और प्रोविजन ऑफ बेड डेब्ट्स मतलब जो हमने प्रोविजन बनाया मतलब बेड डेब्ट्स के लिए। प्रोविजन जो हमने उसके लिए प्रोविजन बना रखा है कि होने वाले हैं, उसका हमें पता नहीं, सर्टेन नहीं है अभी। हो भी सकते हैं कल अच्छा। की डेट में ना हुए तब, वो भी हो सकता है, दोनों कंडीशन, लेकिन ये तो हो चुके हैं ना बेड डेट्स। ठीक है जी। जी सर, ठीक है। जी। अब आप क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे डेटर्स पे। प्रोविजन ऑन डेटर्स कितने, 5% ऑन डेटर्स। कौन से डेटर्स पे, बचे हुए डेटर्स पे, ध्यान से देखो। कौन से डेटर्स पे, ये जो बचे हुए डेटर्स है ना आपके गुड डेट्स, इनका 5% आप क्या करते हैं, प्रोविजन बनाएंगे। ये है आपके गुड डेट्स। ये मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, वैसे इनको इस टर्म में गुड डेट्स बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे इस पे, एक तो देखो दो जगह ट्रीटमेंट होगा उसका भी। एक तो मैंने बैलेंस शीट में कर दिया, इसको भी क्या करेंगे, प्रोविजन को भी माइनस करते हैं। प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स कितना है, 5% और किस अमाउंट का, इस अमाउंट का, यानी इन अमाउंट का 5% कितना आएगा, 31,000 का 5%, 1550। ये आएगा आपका 1,550 रुपए। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। एक अमाउंट तो मैंने ये दिखा दी 1,550, एक जगह ट्रीटमेंट ये हो गया प्रोविजन, ये इस डेटर्स का, इन डेटर्स, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फर्दर बेड डेट्स माइनस करने के बाद जो आपकी अमाउंट बची, उसको हम 5% प्रोविजन बना रहे हैं, 1,550 रुपए। एक जगह मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और दूसरा कहाँ पे शो करूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करूंगा शो, है ना। यहाँ पे कर दूं मैं, इसमें क्या करेंगे, न्यू प्रोविजन को ऐड करते हैं। प्रोविजन बनाया आपने, नया प्रोविजन बनाया ना, न्यू प्रोविजन कितने का बनाया है, 1,550 रुपए का। हाँ जी। अ, ये आया समझ में, पहले ये बताइए कुछ क्या नहीं, किया हमने, दो जगह ट्रीटमेंट होगा मैंने बताया था आपको। कुछ करना है, मैं देखो हर एक कर एंट्री दो। का दो जगह इंपैक्ट होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। बैठा एक तो दिया, आपका डेटर्स को हमने इसको कहाँ दिखाया, बैलेंस शीट में इसको माइनस किया है, कुछ प्रोविजन आपके है। गुड डेट्स में से, और दूसरा क्या किया, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए। न्यू प्रोविजन यानी डेटर्स, ये क्या सारे खर्चे हैं ना, खर्चों को हम ऐड करते हैं। ये बताइए, खर्चों को ऐड किया जाता है। यस सर। हाँ जी जी। सर। तो ये मैंने यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कर लिया। चलिए, अब इसके बाद क्या बचा, एक सेकेंड है, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ ताकि यहाँ पे और स्पेस बच जाए। ओहो। चलिए देखिए, ये हो गया 1,550 के टोटल, कितने हो गया आपके पास, खर्चा कितना हो गया, अगर आप काउंट करेंगे तो हाउ मच इज द योर एक्सपेंसेस, 4,550, तो ये हो गया बेड डेट्स प्लस फर्दर बेड डेट्स। ठीक है, न्यू प्रोविजन आपने बनाया है कितने का, 4,550 ही हो गया। अब यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन, आपने एक चीज देखी थी, ओल्ड प्रोविजन,
3 मिनट लगेंगे। हाँ 3 मिनट। हम्म।
चलिए देखिए, यहां तक आ गया था समझ में। न्यू प्रोविजन हमने बनाया था डेटर्स का, किसका? जो नए डेटर्स आपके आए हैं 31,000 के, उनमें से हमने डेटर्स के प्रोविजन क्रिएट किया 5%, 1,550 रुपए। तो एक ट्रीटमेंट तो हमने इसको लेस किया हमने एसेट साइड में से, और दूसरा इसका ट्रीटमेंट हमने कहाँ पे ऐड किया? डेटर्स, इनको फर्दर प्रोविजंस को हमने 1,550 रुपए को कहा फर्दर बेड डेट्स के साथ ऐड किया, यानी इसका टोटल किया जाए तो अब टोटल कितना आ रहा है? इन तीनों का टोटल करिए तो कितना आएगा? 4,550, 4,550 रुपए आएगा। ये आपका खर्चा हो गया। आपका ये बेड डेट है पुराना वाला जो आपकी ट्रायल बैलेंस में गिवन था, ये कहाँ पे गिवन था? ट्रायल बैलेंस में। फर्दर बेड डेट्स कहाँ पे गिवन थे? एडजस्टमेंट में। और न्यू प्रोविजन भी आपका एडजस्टमेंट में गिवन था। अब एक चीज यहाँ पे आप मिस कर रहे होंगे, देखिए एक चीज क्या आएगी यहाँ पे, हमने जो प्रोविजन बनाए थे ना पुराने वाले, जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन आया था, ये हमने नोट नहीं किया था। इसको क्या करेंगे? इसको कहाँ पे शो करेंगे? इसका ट्रीटमेंट होगा एक जगह, वो कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। तो कहाँ पे दिखाएंगे इसको? देखिए अब ध्यान से देखना है। आपने क्या किया? प्रोविजन क्रिएट किया, और ये प्रोविजन कैसा है? ये पहला ओल्ड प्रोविजन है, और ये जब प्रोविजन आपने बनाया था ये कैसा था? न्यू प्रोविजन है। तो न्यू प्रोविजन जब आपने बना लिया है तो पुराने वाले प्रोविजन को हम क्या करते हैं? माइनस Yes. करते हैं, है ना? यहाँ पे माइनस हो जाएगा ओल्ड प्रोविजन, 3,000 का था, 3500 का। ठीक है, 3,500 रुपए का आपका ओल्ड प्रोविजन, यानी अब अमाउंट कितनी आ जाएगी यहाँ पे? अमाउंट विल बी 1,050 रुपए। ठीक है, ये आपका इस साइड का इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट होगा। और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? यहाँ पे आएगा ओल्ड प्रोविजन? नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि उसको क्या करेंगे? केवल एक ही जगह उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसका यहाँ पे कर लीजिए टोटल, तो कितना आएगा इसमें से माइनस करके? 31,000 में से ये माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट बैठ रहा है? Sir, 29450. 29450 है ना, 29450, ये इसका ट्रीटमेंट है। देखो जो जो आइटम्स है हमने उनको कहाँ दिखा है? जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आए उनका ट्रीटमेंट एक जगह होगा, बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट दो जगह होगा। ठीक है, डेटर्स को हमने सबसे पहले कहाँ दिखाया है? इसको बैलेंस शीट का पार्ट बनाया है, बैलेंस शीट में दिखाया है हमने यहाँ पे डेटर्स 32,000 के। फिर हमने क्या किया? आपके बेड डेट्स थे 2,000 रुपए के, बेड डेट्स कहाँ पे आएगा? एक जगह इसका ट्रीटमेंट आएगा। ध्यान से देखिए, जब बेड डेट्स आपके किस में आ चुके हैं? आपका ये Trial किसका पार्ट balance था? पे. ट्रायल बैलेंस का पार्ट था। तो उसके बाद ये सीधा किस में आया था आपका? ये P&L. ऐसे बेड डेट्स हैं जो आप पहले माइनस कर चुके हैं, उसको बार बार माइनस नहीं करेंगे। माइनस करने के बाद, यानी ये जो आपके डेटर्स आ रहे हैं, ये 2,000 रुपये माइनस करने के बाद ही 32,000 रुपये आ रहे हैं, तो इसको दोबारा माइनस नहीं करेंगे, इसलिए हम बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसका हमने उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे कर दिया, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे बस। बेड डेट्स को ले गए थे 2,000 रुपये को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर हमने क्या किया? प्रोविजन को हमने अभी, मतलब ये ओल्ड प्रोविजन है, इसको अभी बाद में देखेंगे, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे फर्दर बेड डेट्स हुए थे 1,000 रुपए के, इसका ट्रीटमेंट होगा दो जगह। एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ऐड हो जाएगा बेड डेट्स के साथ, 2,000 के साथ ऐड हो जाएगा। और दूसरा इसको कहाँ पे माइनस करेंगे? आपके डेटर्स में से माइनस करेंगे फर्दर बेड डेट्स को। तो हमने इसको माइनस किया यहाँ पे 1,000 रुपए को, 31,000 आपके डेटर्स बच गए। और दूसरा हमने इसको ऐड किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 2,000 प्लस 1,000। ठीक है, अब दूसरा एडजस्टमेंट आपका क्या था? प्रोविजन हमने क्रिएट किया है 5% ऑन डेटर्स। कौन से डेटर्स पे? ध्यान से देखिए, कौन से डेटर्स पे? ये डेटर्स कौन से? गुड डेटर्स हैं, यानी आपने बेड डेटर्स में से जो बेड डेट 1,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट बची उसका प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे, यानी 32,000 में से 1,000 लेस करने के बाद जो 31,000 रुपये बचा, इसका प्रोविजन हमने 5% इसका प्रोविजन निकाला है 1,550 रुपए। ठीक है, एक जगह इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में हो गया, दूसरा ट्रीटमेंट इसका कहाँ पे होगा? इनके साथ फर्दर बेड डेट्स के साथ ये ऐड हो जाएगा 1,550 रुपए। टोटल आपका जो खर्चा है अभी तक हो चुका है दैट इज 4,550 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम क्या करते हैं? इसमें से जो आपका प्रोविजन है, पुराना प्रोविजन, उसको हम माइनस करते हैं। पुराना माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन को। तो हमने यहाँ पे क्या किया? देखिए ओल्ड प्रोविजन एक ही जगह आएगा, उसको हमने माइनस किया 3,500 रुपए को। ये आपकी ये आपका असल में खर्चा जो हुआ है इस साल का
उसको हमने शो किया है। यहाँ पे क्या आया समझ में, ये बताइए, यहाँ तक डाउट है? नो सर। जी, एक क्वेश्चन घर आपके लिए, घर के करने के लिए दूंगा आपको ना, ये क्वेश्चन इस तरह के ठीक है सर। क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दिया जाएगा। एक सेकेंड, मैं आपको देखता हूँ इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो। हम्म, अब बाकी लोग तो जुड़े नहीं एक्चुअली। ये सिस्टम जो है ना, ये बहुत स्लो है। मैं अभी दिल्ली आ रखा हूँ, तो मैं फिर वापस जाऊंगा नेक्स्ट वीक मंडे से। फिर हमारी क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं होगी, मंडे से कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी आपकी। थोड़ा इसी इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सिस्टम बहुत स्लो है, हैंग होता है इसमें, मैं जूम से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। कल वैसे ट्राई करेंगे कि गूगल मीट पे करने की कोशिश करेंगे ना। बार बार क्लास एंड होती है, फिर डिस्ट्रैक्शन भी होता है। यहाँ तक जो पढ़ाया आज समझ में आया, पहले ये बताइए। हाँ सर, क्लियर है। हाँ जी। अब इसके बाद आपका बचा है, दो टॉपिक बचे हैं आई थिंक, डिस्काउंट प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब मैनेजर्स मैनेजर्स कमीशन बचा है उसके बाद ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और मैनेजर्स कमीशन, तीन तीन आइटम बची हैं। अच्छा। हम्म, चलिए ठीक है, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा घर से करने के लिए, जो आज हमने किए। और वो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आप जरूर कर लीजिएगा उनको। और इससे जुड़े हाँ हुए सर, नोट प्रोविजन, डाउन सर। डिस्काउंट ऑन ये प्रोविजन ऑन डेटर्स और बैड डेट्स वाले क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, इनको कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए इसका। बाकी जो समझ में नहीं आएगा कल हम दोबारा करेंगे इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस, क्योंकि बाकी अभी आए नहीं स्टूडेंट्स। तो कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो कल हम क्या करेंगे, इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस एक बार दोबारा से इसी का एक क्वेश्चन लेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी। फिर हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे ना, ताकि जिसको डाउट है तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। चलिए चलिए ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।